हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास का हिस्ट्री का लेसन 6 करेंगे जो कि है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इस क्लास में जो कोई भी लेसन स्टार्ट होता है तो उससे पहले एक बच्चे की फ़ोटो दिखाई जाती है और उसके बारे में बताया जाता है कि जब शंकरन नींद से उठता है तो वो क्या देखता है कि उनके नाना नानी है जो वो वोट डालने जा रहे हैं और उनको चुनाव केंद्र था वहाँ पहुँचने की बहुत जल्दी थी। शंकरन जानना चाहता था कि वो इतने ज़्यादा उत्साहित क्यों है वोट डालने के लिए। तो उसके नाना नानी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, तो इसलिए चुनाव करने जा रहे हैं, इसलिए वो वोट डालने जा रहे हैं। लेसन स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे क्या कि बहुत पहले जो लोग थे वो राजा कैसे बनते थे, वर्ण व्यवस्था कैसे स्टार्ट हुई, इन सब के विषय में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कुछ लोग शासक कैसे बने, ये हमारा फर्स्ट हेडिंग है। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन जो ये बहुत सारे लोग होते हैं वो शासक कैसे बनते हैं, हम इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे। सम ऑफ राजाज वी रीड अबाउट इन चैप्टर 5 वर प्रोबेबली चूजन बाय द जन। हमने 5th लेसन में हमने पढ़ा था कि कुछ राजा जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, लेकिन 3000 साल पहले राजा बनने की इस जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस थी, उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस, यज्ञ करते थे, उनका आयोजन करते थे और उसके अनुसार ही वो राजा के रूप में रिकॉग्नाइज, प्रतिष्ठित हो जाते थे। द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन सच रिचुअल। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें क्या करते थे, राजा तो था वो एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ देता था अपने लोगों की देखभाल में। वो जिस भी राज्य में जाता था तो उस राज्य का राजा अगर उसे रोक लेता था तो उसे वहाँ जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा था उससे उसको लड़ना पड़ता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका अर्थ ये होता था कि वो उस राजा से युद्ध नहीं करना चाहते। तो इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। इसके लिए उन्हें बहुत सारे सम्मानित उपहार भी दिए जाते थे और अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में जो भी लोग राजा बुलाए जाते थे, उनके लिए उपहार लाते थे। The राजा was a central figure in these rituals. इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उस राजा को एक विशेष प्रकार के राज सिंहासन पे बिठाया जाता था जो कि बाघ की खाल से बना होता था। His character, who was the companion in the battlefield and witnessed his exploits, चांटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी होता था वही उसका साथी होता था और यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और राजा के अन्य गुणों का गान करता था। राजा के जो सगे संबंधी होते थे, वो खासकर जो रानियां और पुत्र होती थी, वो भी कई कई छोटे छोटे रिचुअल अनुष्ठान में भाग लेते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ वहाँ पर बैठकर उन्हें देखना होता था और राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शुद्ध मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो अब ये वर्ण कैसे बने, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। We have many books that were composed in North India, especially in the areas drained by the Ganga and the Yamuna during this period. इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद
रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। ये ग्रंथ बाद में वैदिक कहलाए क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद लिखे गए, जिसके विषय में हम लेसन 5th में पढ़ चुके हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ शामिल थे। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके करने की विधियां बताई गई थी। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। There were several different groups in society at this time. उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, वॉरियर्स, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे तो वहीं कुछ कृषक और व्यापारी जो थे वो कैसे थे, अमीर थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन गरीब लोग थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स called varnas. According to them, each varna had a different set of functions. पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वर्ण किसे कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण क्या था, वो था ब्राह्मणों का। ब्राह्मण का काम था वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। और दूसरा स्थान था शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे। इनमें कौन कौन लोग थे, इनमें थे फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। कृषक, पशुपालक और व्यापारी थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का उनको यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। लास्ट वाज द शूद्रास। आखिरी जो वर्ण था वो शूद्र था। इनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था और प्राय जो औरतें थी उन्हें शूद्रों के समान ही माना जाता था। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। द प्रीस्ट आल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण उनके जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान अपने आप ब्राह्मण हो जाती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। These included some craftsperson, hunters and gatherers. अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे, as well as people who helped perform burials and cremations. साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। पुरोहितों का कहना था कि इन लोगों से संपर्क करने के बाद अपवित्र माना जाता था। Many people did not accept the system of varnas. कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। Some kings thought they were superior to the priests. कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अलावा व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करना उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोगों का मजाक बनाते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। कई लोगों ने अनटचेबिलिटी, छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्व उत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक समानता ज़्यादा नहीं थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जनपदाज। The Rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being Rajas of Janpadas rather than Janas. महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। अब ये जनपद का मीनिंग क्या है? जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोगों ने अपने पैर जमाए और वहीं बस गए तो उसे जनपद कहा जाने लगा।
और जनपद के जो लोग थे वो कहाँ बसे, वो मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। अंतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर नगर है, ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और वो जानवरों को पालते थे और खाने के लिए वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाने, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें वे उगाते थे। अब आपको ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है पेंटेड ग्रे वेयर है, इसको मिट्टी से बना होता था। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर जो थी थालियाँ, कटोरियाँ, इस तरह के बर्तन मिले थे। ये पतली सतह के सुंदर और चिकने बर्तन होते थे। इन्हें केवल खास उत्सवों पर ही प्रयोग में लाया जाता था। They made earthen pots. Some of these were grey in color, others were red. लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ ग्रे कलर के होते थे और कुछ लाल रेड कलर के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के भी बर्तन मिले हैं जिन्हें पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित घूसर पात्र के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इन जैसे कि इनके नाम से ही हमें पता चलता है कि बर्तनों पर चित्रकारी की जाती थी जो आमतौर पर सरल रेखाओं और हमारी जो ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं वो उस पर बनाई जाती थी। महाजनपदाज। About 2500 years ago, some janpadas become more important than others and were known as महाजनपदास। 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अब हम मानचित्र, ये हमारा जो मैप है ये आपको ये रहा नीचे, इसमें मैप में दिखाया गया है जनपद और महाजनपद दिखाए गए हैं। इसमें अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई थी। किलेबंदी क्या होती है? इनको चारों लकड़ी, ईंट या पत्थर की इनके चारों तरफ दीवारें बनाई जाती थी। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये है हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में उज्जैन और राजगीर झारखंड में, ये ऊपर देखो इसमें ये वैशाली, ये सारे जनपद और महाजनपद हैं जो कि उस समय बसाए गए थे। This means that he used walls of wood, bricks and stone were built around them. Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. ऐसा लगता था कि लोगों ने उन राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह के किले बनवाए थे। तो कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल और ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर कर अपनी अमीरी और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उन पर नियंत्रण रखना आसान होता था। तो जब इनकी विशाल दीवारें बना दी जाती थी तो उसके लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी। लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का उसमें इंतजाम करना पड़ता था और हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चों को इसके लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। इसके लिए और भी अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। ये आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, ये है कौशाम्बी किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार के अवशेष हैं जो आपको ये दिखाए गए हैं। ये 2500 साल पहले संभवतः बनवाई गई होंगी। The new Rajas now began maintaining armies, soldiers and paid regular salaries and maintained by the king through the year. अब राजा सेना रखने लगे थे तो उन्हें सिपाहियों की नियमित वेतन देकर पूरे साल उन्हें अपने पास रखा जाता था। Some payments were probably made using punch marked coins. तो ये पंच मार्क कॉइन कहते हैं आहा सिक्कों को। ये ज़्यादातर सोने चांदी से बने
डिफरेंट शेप और डिफरेंट डिज़ाइन के होते थे, जिसे कि दबाकर पंच करके बनाया जाता था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, 92 पेज पे दिखाया गया है और लेसन 9 में इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टैक्सेस, कर। As the rulers of the Mahajanpadas were building huge forts, maintaining the big armies, they needed more resources. महाजनपदों के राजाओं ने विशाल किले बनवाए और वे बड़ी सेना रखते थे, इसके लिए उन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्हें बहुत सारे कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी। इसलिए महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर रेगुलर कर वसूलने लगे थे। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग किसान थे और प्रायः उपज का 1/6 मतलब 1/6 हिस्सा जो होता था वो कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। There were taxes on craft person as well. कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे और यह श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि बुनकर, लोहार, ये क्या करते थे, राजा को हर महीने एक दिन इनके राजा के लिए उन्हें काम करना पड़ता था। Herders were also expected to pay taxes in the form of animals and animal produce. अब पशुपालक भी जानवरों के उत्पाद और जानवरों के रूप में कर देते थे। There were also taxes on goods that were bought and sold through trade. व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। And hunters and gatherers also had to provide forest produce to the राजा। आखेटक और संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर कर देना पड़ता था। चेंज इन एग्रीकल्चर, तो उस समय कृषि में कैसे बदलाव आया, अब उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। There were 2 major changes in agriculture around this time. इस युग में कृषि के 2 बड़े परिवर्तन हुए। पहला, हल में अब लोहे के फाल का प्रयोग बढ़ता जा रहा था, तो जब लोहे का फाल लगाया जाता था तो क्या होता था, वो ज़्यादा चलता था और मिट्टी को परतने में भी उसमें ज़्यादा आसानी होती थी। इससे मिट्टी परतती थी तो उससे फ़ायदा क्या होता था, उससे ये होता था कि फसलों की उपज बढ़ गई थी। और अब वो दूसरे उसका कारण क्या था कि लोगों ने धान के पौधे उगाना शुरू कर दिए। इसका मतलब है कि खेतों में स्कैटरिंग सीड्स, बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय उन्होंने धान की जो पौध तैयार की होती थी उसे खेतों में रोपना शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रहने लगे थे, इसलिए प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगा। उन्हें बैक ब्रेकिंग वर्क, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। ये काम सामान्यतः दास, दासी और भूमिहीन खेतियार मजदूर करते थे। भूमिहीन खेतियार मजदूर कौन से होते थे, जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, अपनी ज़मीन नहीं होती थी, वो दूसरों के खेतों में काम करते थे। ए क्लोजर लुक मगधा, अब आपको हमने मैप दिखाया था, उसमें मगध ढूंढना है। और उसके बाद मगधा became the most important महाजनपदा in about 200 years. लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। Many rivers such as the Ganga and Son flowed through मगधा। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। जो ये नदियाँ थी ये किसके काम आती थी, यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें ट्रेंड किया जाता था और ट्रेंड करने के बाद सेना के काम में उसे लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा
इस क्षेत्र में, इस रीजन में लौह अयस्क की माइंस थी, खदानें थी। मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए लोहा तथा बहुत काम आता था। मगधा हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, बिंबुसार एंड अजातशत्रु। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबसार और अजातशत्रु हुए। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपदास। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर तरह का प्रयास करते थे, हर तरह के साधन वो इस्तेमाल करते थे। पदम नंद और एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण क्षेत्र का इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक उसको फैला दिया था। बिहार में राजगृही कई सालों तक मगध की राजधानी बन गई। पहले राजगिरी, आजकल उसको राजगिरी के नाम से जाना जाता है, और बाद में पाटलिपुत्र, जिसे आजकल पटना के नाम से जानते हैं, को उसकी राजधानी बनाया गया। More than 23 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. 2300 साल से भी पहले यूरोप के मैसिडोनिया में रहने वाले राजा अलेक्जेंडर, सिकंदर भी कहते हैं जिसे, वह विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह इजिप्ट और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे पर पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर मार्च किया तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। उनका इनकार का ये कारण था कि वो इस बात से डरे हुए थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। पहले हम ये पढ़ते हैं, गण किसे कहा जाता है। गण शब्द का प्रयोग ऐसे समूह के लिए किया जाता है जिसमें बहुत सारे सदस्य हों, और संघ का मतलब होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ए क्लोजर लुक वज्जी। अब वज्जी के बारे में हम पढ़ते हैं। While Magda became a powerful kingdom, Vajji with its capital at Vaishali, Bihar was under a different form of government known as Gana और संघा। जैसे मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी विशाली, जो कि बिहार में थी। यहाँ एक प्रकार की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। इन द गना और ए संघा देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। गण या संघ में एक ही नहीं शासक होते थे, बल्कि इसमें एक साथ हजारों लोग शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। दीज राजाज परफॉर्म्ड रिचुअल्स टुगेदर। ये राजा सभी इकट्ठे होकर अनुष्ठान करते थे और उन्हें संपन्न करते थे। वे सभाओं में मिलते थे और वहाँ बैठकर ये बातचीत करते थे, बहस व विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल, आक्रमण से, युद्ध से निपटने के लिए वे मिलकर थ्रेट करते थे, चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कुंभकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कुंभकार कौन होते हैं? वे लोग होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, ये दूसरों के खेती पर काम करते हैं। बोथ द बुद्धा एंड महावीरा अबाउट whom you will read in chapter 7 belong to Ganas or Sanghas. Some of the most vivid descriptions of life in the Sanghas can be found in Buddhist books. बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में हम लेसन 7 में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही अच्छा सजीव चित्रण मिलता है। Rajas of powerful kingdoms tried to conquer the Sanghas.
कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। When the last of the Ganas और संघास were conquered by the Gupta rulers about whom you will read in chapter 11। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में शामिल किया, जिसके बारे में हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। Around 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government which was called a democracy, which lasted for about 200 years। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था को स्थापित किया जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। All free men over the age of 30 were recognized as full citizen। जो ये हमारी व्यवस्था थी ये 200 सालों तक चली और इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। There were an assembly that met at least 40 times a year to decide on important matters। महासभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में एक बार कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। अपॉइंटमेंट्स फॉर मैनी पोजीशंस वर मेड थ्रू लॉटरी। शासन के कई पदों पर नियुक्ति लॉटरियों के द्वारा की जाती थी। जो लोग इसमें भाग लेना चाहते थे या अपने आप को चुना जाना चाहते थे तो वो अपना नाम दे देते थे और लॉटरी के जरिए उन्हें चुना जाता था। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। हाउएवर वुमेन वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन। महिलाओं को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। आल्सो मैनी फॉरेनर्स हु लिव्ड एंड वर्क इन एथेंस एज मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन डिड नॉट हैव राइट्स एज सिटीजन्स। व्यापारी तथा शिल्पग्रहणों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक का अधिकार प्राप्त नहीं था। Besides, there were several thousand slaves in Athens who worked in mines, fields, households and workshops। They too were not treated as citizens। हजारों दास जो एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम करते थे उन्हें भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। सो स्टूडेंट्स, हमारे ये लेसन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। Thank you for watching video।